सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं जवाद कमाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम की। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम एक 5 साला कौमी इक़्तिसादी मंसूबा है जो 2024 से 2029 तक पाकिस्तान की मईशत की तरक्की के लिए हुकूमत की जानिब से तरतीब दिया गया है। इस प्रोग्राम का मकसद पाकिस्तान को 2035 तक 1000 अरब डॉलर की मईशत की बुनियाद को फराहम करना है। यह मनसूबा 5 अहम सुतूनों पर भी मबनी है जिन्हें 5 E's कहा जा रहा है। ये सुतून पाकिस्तान के अहम इक़्तिसादी मसाइल को हल करने के लिए एक हदफशुदा फ्रेमवर्क फराहम करते हैं और इसका जो पहला हदफ है वो बरामदात में इजाफा करना है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत वफाकी हुकूमत का मंसूबा है कि वो 2029 तक सालाना बरामदात को 60 अरब डॉलर तक बढ़ा देगी। दूसरा हदफ IT ग्रेजुएट्स की तादाद में इजाफा करना है, जो कोई एक बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए। और जो उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम है इसमें IT शोबे की तरक्की को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है, बहुत बात की गई है, प्राइम मिनिस्टर ने बार बार जिक्र किया है। और इस प्रोग्राम के तहत सालाना IT ग्रेजुएट्स की तादाद में हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में इजाफा किया जाएगा। इस प्रोग्राम का तीसरा मकसद पाकिस्तान में शरह ख्वानदगी को बढ़ाना, गुर्बत में कमी लाना, मईशत की मुख्तलिफ शोबों में मुस्तहकम तरक्की को फ़रोग देना है और इसके ज़रिए पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी हालत में बेहतरी लाने की कोशिश भी की जाएगी। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की भी बात की गई है इस प्रोग्राम में। ज़राअत की तरक्की, पानी के ज़खायर की हिफाजत करने का भी जिक्र किया गया। इन सब को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया। पाकिस्तान में जो पानी की कमी है, माहौलियाती तब्दीलियों के पेश नज़र इस पहलू को ख़ास अहमियत दी गई है। साथ साथ एनर्जी सेक्टर का बहुत जिक्र किया गया। तवानाई के शोबे में सरमायाकारी और जो बुनियादी ढांचा है इसकी तरक्की पर भी जोर दिया जाएगा, जिसमें सड़कें हो गई, इसके अलावा फ्लाईओवर्स हो गए, दीगर अहम इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर भी शामिल है। अब इस 5 साला मंसूबे को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, इस मुल्क की मईशत को कैसे बेहतर किया जा सकता है, डूएबल है, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम में IT सेक्टर के हवाले से भी हम आगे चलकर बात करेंगे और प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे पारा चनार में जो कुरम में लोअर कुरम में आज अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, वहाँ पर जो अमन मुआहदा हुआ था उसको भी सुबुताज करने की कोशिश की है। सबसे पहले बात हम कर लेते हैं उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम की। हमें ज्वाइन किया है मारूफ बिजनेसमैन, चेयरमैन गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज हनीफ गौहर साहब ने। सर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। ये बड़ी उम्मीदें हैं, एक बड़ा प्रोग्राम पाकिस्तान को दे दिया गया हुकूमत की जानिब से, बाकायदा एक फ्रेमवर्क 5 साल के लिए मुरतब किया गया है। कितना आपको लगता है कितना आसान होगा, कितने चैलेंजेस इसमें दरपेश होंगे? क्या हमारी एक्सपोर्ट में इतना पोटेंशियल है उसको 60 अरब डॉलर तक लिया जा सके? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आप देखें कि हमारी कौम में पोटेंशियल है। बिल्कुल यकीनन कि अगर गवर्नमेंट जिस तरीके से आज ये 5 साल पॉलिसी बनाई है उड़ान पाकिस्तान की, तो ये बिजनेसमैन बहुत अरसे से ये बात कर रहा है कि एक बिजनेसमैन को 10 साल की पॉलिसी बनाकर दी जाए। हुकूमत चाहे कोई भी हो, चाहे आज अगर नून लीग की हुकूमत है, कल पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, चाहे PTI की हुकूमत हो, चाहे XYZ की हुकूमत हो, लेकिन बिजनेसमैन को सपोर्ट ये चाहिए कि 10 साल तक उसे ये पता हो कि मेरी अगली पॉलिसी क्या होगी, तब वो जाकर वो एक्सपोर्ट को बढ़ा सकता है। अगर उसे ये पता हो कि आज मैंने एक्सपोर्ट के ऑर्डर ले लिए X रेट के ऊपर, अगर उसे ये मालूम हो कि जनाब कि मेरे अगले साल तो सारे टैक्सेस में भी चेंज आ जाएगा, मेरे बिजली के रेटों में भी चेंज आ जाएगा और जो बाकी के लवाजमात है उसमें भी चेंज आ जाएगा, तो वो इस तरीके से अपनी एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ा सकता। मैं समझता हूँ कि ये उड़ान पाकिस्तान बड़ा खुशाइन प्रोग्राम है। अगर 10 साल का नहीं, कम से कम 5 साल का भी अनाउंस किया गवर्नमेंट ने, तो इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। और जो हदफ इसमें बताए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वो यकीनन अचीवेबल है। जितने आपने इंट्रो के अंदर तस्करा किया, कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो अचीवेबल ना हो। और ये बिल्कुल इंशाल्लाह ताला 5 साल के अंदर हम 60 बिलियन डॉलर के ऊपर जा सकते हैं, अपनी एक्सपोर्ट को लेके जा सकते हैं। क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर एनर्जी के रेट नीचे दिन ब दिन आते जा रहे हैं, आपके IPPs के खिलाफ जो है तो क्रैकडाउन शुरू हुआ और काफी सारे IPPs जो है तो बंद हुए, जो बिजली प्रोड्यूस किए बगैर बहुत सारे पैसे लेते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को मशवरा जरूर दूंगा कि आपने जितने मैक्सिमम इंक्रीज कर सकें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आपको करने चाहिए ताकि आपको बिजली सस्ती मिल सके। और आपकी जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं, आपकी ट्रांसमिशन लाइंस को इंक्रीज करना चाहिए ताकि अगर आपके पास बिजली सरप्लस भी है
लेकिन आपको पहुंचाने के लिए ट्रांसमिशन लाइन की काफी कमी है। तो ये 2-3 मशवरे मैं हुकूमत को दूंगा कि हाइड्रो पावर पे काम, हाइड्रो प्रोजेक्ट पे काम करें, और दूसरा जो है तो ये ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर काम करें। और जिस तरह गवर्नमेंट हनी चाह गौर रही है इस साहब, वक्त एनर्जी हमारी, सेक्टर में इसके अलावा भी बड़े मसाइल हैं, बड़े बड़े चैलेंज हैं, और एनर्जी का जो मामला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी मुल्क की मईशत को आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर के हवाले से भी मैं आपसे बात करना चाहूँगा, कितना इसको इंगेज करना पड़ेगा इस मामले में, इस उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, कितना बड़ा इसमें इसका अहम रोल होगा? इस पर माजी में कभी इतनी खास तवज्जो नहीं दी गई। देखिए मैं समझता हूँ कि ये सारा काम तो एक प्राइवेट सेक्टर ही कर सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर तो नहीं कर सकता। आपके इनके अंदर के गवर्नमेंट के तो जितने भी काम हैं वो कभी भी कोई कामयाब नहीं होते। अगर आप बहुत सारी मिसालें आपके पास, तकरीबन 80 डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के हैं जो कि प्राइवेटाइज करने आज वो जा रही है। पाकिस्तान स्टील गवर्नमेंट नहीं चला सकी, पीआईए गवर्नमेंट नहीं चला सकी, इसी तरह के यूटिलिटी स्टोर गवर्नमेंट नहीं चला सकी। तो बहुत सारे ऐसे इदारे हैं कि जो गवर्नमेंट का काम ही नहीं है, ये काम ही प्राइवेट सेक्टर का है। अगर इसको मुल्क को तरक्की देगा तो प्राइवेट सेक्टर देगा, और प्राइवेट सेक्टर को अगर आप इस किस्म की इजी पॉलिसियां बनाएंगे, वन विंडो सोल्यूशन देंगे, तो प्राइवेट सेक्टर ये काम कर सकता है कि आपके एक्सपोर्ट को भी बढ़ा सकता है और आपके रेमिटेंसेस भी बढ़ा सकता है। राइट। अच्छा गौर साहब, एक और बड़ी अहम बात है, 5 का बड़ा तस्करा किया गया इस प्लान के अंदर, बार बार जिक्र किया गया, और वो एक्सपोर्ट पाकिस्तान को दरकार होगी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो। तो इसके लिए आप क्या समझते हैं, क्या प्रॉब्लम पाकिस्तान को फेस करना पड़ सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि प्राइवेट लोगों के अंदर इतना पोटेंशियल है प्राइवेट सेक्टर में, सिर्फ उनको एश्योरेंस चाहिए कि अब जो है तो पाकिस्तान जो है तो तरक्की की राह पे गामजन है। इसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई तो लोगों का जो सरमाया, जो दिन ब दिन लोग अपना सरमाया बाहर लेके जा रहे हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज के अंदर जाके इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, जैसे दुबई की एक मिसाल आपको छोटी दूं कि आपके इल्म के अंदर होगा कि हमारा बहुत ज्यादा सरमाया दुबई चला गया है, और इसी तरह दीगर कंट्रीज के अंदर जा रहा है। उसके लिए गवर्नमेंट को ये चाहिए होगा कि जैसे खुश आइंद बात है कि आजकल जो तमाम पॉलिटिकल लोगों की जो आपस के अंदर जो बैठक शुरू हुई है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, अल्लाह करे इन मुज़ाकरात का कोई ना कोई नतीजा निकले और ये जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है मुल्क के अंदर वो खत्म हो। और जो जिस तरह से आपने अपने इंटरव्यू में पाड़ा चिनार का तस्करा किया, मैं समझता हूं कि जो हमारी सरहदों पर और जो हमारे मुल्क के अंदर ये दहशतगर्दी के मामलात हैं, अगर हमारी आर्म फोर्सेज उस पर काम करें और यहाँ पर अमन आ जाए तो इंशाअल्लाह ताला प्राइवेट सेक्टर ये सारे अहदाफ हासिल कर सकता है, उनमें इतना पोटेंशियल मौजूद है। राइट। अच्छा, रिकवरीज, नॉन रिकवरीज एक बहुत बड़ा अहम मामला है। गौर साहब, आप क्या समझते हैं? इदारे खसारे में हैं, मईशत पर बड़ा बोझ है। हुकूमत ने कोशिश भी की पिछले दिनों कुछ इदारों को, बड़े इदारों को प्राइवेटाइज़ करने की, लेकिन फ़िलहाल उसमें कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है। लेकिन इन फ्यूचर कितना इंपॉर्टेंट होगा ये जो इदारे हैं, इनको प्राइवेटाइज़ करके मामले को आगे बढ़ाया जा सके? देखिए मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट का फेलियर है। अगर गवर्नमेंट प्राइवेटाइज नहीं कर सकी है तो गवर्नमेंट का फेलियर है। जहां पर हम गवर्नमेंट की तारीफ कर रहे हैं कि अगर 5 साल प्रोग्राम उन्होंने दिया उड़ान पाकिस्तान का, तो इस किस्म का डिसीजन उनको लेना होगा। कोई जिंदगी में डिसीजन मुश्किल फैसले होते हैं, तो ये उन मुश्किल फैसलों में से एक मुश्किल फैसला है। आपको फैसला करना पड़ेगा कि जितनी जल्दी आप स्टील मिल को प्राइवेटाइज कर दें, पीआईए को प्राइवेटाइज कर दें, यूटिलिटी स्टोर को प्राइवेटाइज कर दें, ये जो दीगर जो 60 से 80 इदारे उनको आप प्राइवेटाइज करें। जो आपका दिन ब दिन खसारा है, कम से कम वो खसारा होना रुक जाएगा। अगर आपकी इनकम नहीं बढ़ रही, लेकिन वो खसारे से आप बच जाएंगे। जो आप जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं और वो जो उसकी उनकी तनख्वाहों में जा रहा है या उनकी आमदनियों में जा रहा है, वो कम से कम रुक जाएगा। तो गवर्नमेंट का ये फेलियर है कि गवर्नमेंट अभी तक प्राइवेटाइज कमीशन भी बना दिया, प्राइवेटाइज की बात भी करती है, लेकिन अमली तौर पे गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकी। राइट। लेकिन अब तो बाकायदा तौर पर एक प्लान दे दिया ना गौर साहब। इस प्लान को कारोबारी हजरात किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि पहले तो जो भी बातें सामने आती थी कि मईशत को बेहतर करेंगे, अगले 5 साल में ऊपर लेकर चले जाएंगे, बरामदात को बढ़ाएंगे, लेकिन इस बार बाकायदा एक प्लान दिया गया, 5 साल का नहीं, 10 साल का नहीं, बल्कि 2045 तक की भी। कल एहसान इकबाल साहब ने बात की कि हम 2045 तक मईशत को $1000 तक एक्सपोर्ट लेकर जाएंगे। तो ये पहली बार बाकायदा पेपर वर्क के साथ सामने आए हैं, एक प्लान लेकर सामने आए हैं जिसमें एक्सपोर्ट की बात की गई है, डिजिटल इनकलाब की बात की गई, मौलियाती तब्दीली की बात की गई, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई, इक्विटी पर मबनी मुआशरे के हवाले से बात की गई है। तो आप समझते हैं कारोबारी हजरात इसको बाकायदा तौर पर इस बार सीरियस भी ले रहे हैं, सिर्फ ये हवाई बातें नहीं हैं? देखिए मैं समझता हूं कि जिस तरह पहले मैंने कहा कि अगर ये इस किस्म की बातें हैं तो इसको बड़ा पॉजिटिव लिया गया है, और ये सारी कारोबारी लोगों की ही डिमांड थी कि आप 10 साल पॉलिसी बनाएं। जैसे मैंने पहले कहा, अगर ये 2045 तक सारी चीजें करने का प्लान किया है तो मेरी यही गुजारिश है कि मैं और आप एक ही बात कर रहे हैं
कि हुकूमत चाहे आज एहसन इकबाल साहब की, शहबाज शरीफ साहब की है, कल चाहे वो किसी की भी हो, ये जो प्लान है ये चेंज नहीं होना चाहिए। वो प्लान के मुताबिक कोई भी हुकूमत आए, एक पॉलिसी कंटिन्यू रहनी चाहिए कि इस प्लान को हमने नहीं छेड़ना, ये मुआशी पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी। बाकी सियासी पॉलिसी और दीगर आपकी खारजा पॉलिसी जो आपकी मुल्क की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप जरूर चेंज करें, लेकिन मुआशी पॉलिसी आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो यकीनन हम इसे अप्रिशिएट करते हैं। और मैं समझता ये हूँ कि इस वक्त क्योंकि हमारी आर्मी चीफ से मीटिंग्स हो चुकी हैं 2-3 दफा, तो हमने ये बड़ा फोकस देखा है कि आर्मी चीफ ये चाहते हैं बेसिकली कि मुआशी तौर पे पाकिस्तान मजबूत हो। और उस पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए आर्मी चीफ इस वक्त जितना रोल अदा कर रहे हैं और जितनी सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को मुआशी पॉलिसी को बेहतर करने के लिए, तो यकीनन उनकी एप्रिसिएशन बनती है। बिल्कुल ठीक है। हनीफ गौहर साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। चेयरमैन गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज, मारूफ बिजनेसमैन हनीफ गौहर साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। प्रोग्राम में अब हमें ज्वाइन किया है मेंबर फाइनेंस कमेटी सेनेट और मारूफ सनतकार मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब ने। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। कौन से ऐसे स्टेप हैं हुकूमत की जानिब से जो ये उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम पेश किया गया, आप समझते हैं कौन से स्टेप हैं जिनको मलूज़ खातिर रखना बहुत ज़रूरी है इस प्रोग्राम पर मिनोन अमल करने के लिए? देखिए, उड़ान पाकिस्तान में 2024 से लेके 2029 तक 5 साल माशी तरक्की का और रिवाइवल का एक रोड मैप दिया गया है, और रोड मैप के साथ साथ उसको किस तरह से हासिल करना है वो भी वाजे किया गया है। तो पहली चीज तो यह है कि इन्होंने इस इकोनॉमिक प्लान में या इकोनॉमिक रोड मैप में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ हमारा मुकद्दर बताई है कि ये अगर होगी तो ही हम सरवाइव कर सकेंगे, इंपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ से नहीं। और उसके बाद इन्होंने एक्सपोर्ट का टारगेट $60 बिलियन का जो है वो रखा है, जो इनको 2028 तक हासिल होगा। 60 बिलियन इज एम्बिशियस टारगेट। हमने जब उनसे ये पूछा कि ये किस तरह से, उन्होंने कहा जी नए इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं और $10 बिलियन के नए इन्वेस्टमेंट जो है वो पर एनम आएंगी, नॉट 5 सालों में, हर साल $10 बिलियन के हमें आएंगे, जिसकी वजह से हम एक्सपोर्ट टारगेट हासिल कर सकेंगे। हमने जब स्टेक होल्डर से बातचीत की और मैंने कौमी असेंबली के फ्लोर पे जो सवाल उठाया था वो हमने ये कहा था कि जी उस वक्त भी मुमकिन हो सकेगा जब बिजली 9 सेंट्स फी किलोवाट या फी यूनिट होगी। और उन्होंने वादा करा है कि जो आईपीपीज के साथ मुज़ाकरात हुए, जो आईपीपीज 5 बंद कर रहे हैं, जो 18 में मोड ऑफ पेमेंट टेक एंड पे पे शिफ्ट हुई है, तो इंशाल्लाह 9 सेंट जो 26 रुपए फी यूनिट बनता है, इन्होंने वादा करा है कि ये अपना वेस्ट लगारी साहब ने कि ये सनत को और घरेलू सार्फिन को देंगे। तो ये बड़ी खुशाइन बात है, क्योंकि हमारे जो रीजनल कॉम्पिटिटर्स हैं, जिसमें बांग्लादेश है, चीन है, इंडिया है, कंबोडिया है, वियतनाम है, इनका 7 से 8 सेंट बिजली की टैरिफ है, 7 से 8 सेंट। तो हमने 9 सेंट तक कहा कि हम अफोर्ड कर लेंगे, 9 सेंट हमें मिलते। दूसरी चीज जो उन्होंने वादा भी की और हमें नजर भी आ रही है और डिमांड भी की थी, वो था कि मार्कअप रेट सिंगल डिजिट हो, जहां से बढ़ाना शुरू किया था 7-8% से ये 23% पे लेके गए थे। अब उसको इन्फ्लेशन या अफरात दर कम हुआ है तो कम कर रहे हैं, तो वो हमने डिमांड की है सिंगल डिजिट की। तो ये 2 चीजें इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, और दोनों के लिए इन्होंने वादा किया है। उसके साथ साथ इन्होंने इसमें 5 E's उनका स्लोगन है मुस्लिम लीग उनका, जिसमें एक ई एक्सपोर्ट, एक ई पाकिस्तान, ई कॉमर्स, एक एनवायरनमेंट, एक एनर्जी और एक इक्विटी के पे आता। तो उन्होंने कहा कि हम 5 E's को लेके चलेंगे और इंशाल्लाह नेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन NETP जो है वो हम 5 E's पे बेस करके इंशाल्लाह हासिल करेंगे। तो ये एक एम्बिशियस प्रोग्राम है, लेकिन अच्छी इस बात की है कि 5 साल है और शहबाज शरीफ ने इसको स्टेक होल्डर से डिस्कस करके सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए ऐलान किया। हमारी ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं होती। 4% ग्रोथ के बाद GDP जब हम पहुंचते हैं तो इकोनॉमी हीटअप हो जाती है, इंपोर्ट ज्यादा बढ़ जाती है,
डॉलर के रिजर्व कम हो जाते हैं, रुपया आपका वीक हो जाता है और फिर आपको दोबारा स्टेट बैंक के पास जाना पड़ता है हीट अप इकोनॉमी की जो टेम्परेचर को नीचे लाने के लिए। उसमें फिर वो मार्कअप बढ़ाते हैं ताकि कम क्रेडिट अवेल हो, उस पे फिर ये अपना ग्रोथ कम करनी पड़ती है और ये एक अलमिया है। लिहाजा इस बार इस प्रोग्राम में उसने बीच में से निकाला है कि 4% ग्रोथ और 6% का हदफ के बीच में अगर हम जाएं और इकोनॉमी आपकी हीटअप ना हो, आपकी इंपोर्ट ना बढ़े, डॉलर रिजर्व्स कम ना हो, रुपया स्टेबल रहे, तो ये उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम उस 5 साल सस्टेनेबल ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। बिल्कुल ठीक है, सपोर्ट करेगा। आपने दुरुस्त फरमाया। मिर्जा साहब एक और बड़ी अहम बात है, वो ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब बड़ा सीरियस ले रहे हैं इस मामले को। ज़रा ऐसा बता रहे हैं कि इस लॉन्चिंग तकरीब के बाद वज़ीर आज़म ने ख़ुद पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं उनसे मुलाकात की इस लॉन्चिंग तकरीब के बाद में, उनसे इस प्लान को डिस्कस किया और उन्हें कहा कि ये आपका प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को ओन करें। बतौर सनतकार आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, प्रोग्राम तो ऑन करना चाहिए क्योंकि आपकी इकोनॉमी जो है वो इस वक्त उसको बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं, लेकिन ये हुकूमत वो वादे जो किए गए थे उनको किसी हद तक पूरा करेगी। उन्होंने वादा करा है जिसमें पावर टैरिफ और मार्कअप 2 चीजें बड़ी इम्पोर्टेंट है और ये एग्रीकल्चर और आईटी के साथ एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ का मॉडल पेश किया है उन्होंने, यानी एग्रीकल्चर को हमें बढ़ाना है और आईटी सेक्टर। लेकिन मैंने कौमी असम्बली में आखिरी दिन जो इजलास था उसमें ये सवाल उठाया है कि आपके आईटी कैसे फरोग पाएगी। आप तो इंटरनेट का बुरा हाल हो गया है, लोग 5G पे जा रहे हैं ममालिक और हम 4G से भी 3G की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने वादा करा है शीजा जो इनकी वज़ीर मुमलिकत, चाइना ने 6G के हवाले से भी एक बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट किया है। जी वही तो मैं कह रहा हूँ, लोग ऊपर जा रहे हैं 5 और 6G और हम स्लो डाउन करके। उन्होंने कहा कि जी नहीं, मैरीन केबल हम डाल रहे हैं, 17 दिन में ये डल जाएंगे और हमारी स्पीड इंटरनेट की कई गुना या कई गीगाबाइट बढ़ जाएगी। अब इस चीज को भी हमने देखना है, लेकिन हम साथ बैठते हैं कौमी असम्बली में। आई विल चेज इट क्योंकि इंटरनेट की वजह से आईटी का बिजनेस ठप होता जा रहा है। हम जॉब्स बाहर के क्लाइंट के वक्त पे नहीं दे पा रहे और सुनने में आया है कि कुछ कंपनियां दुबई भी शिफ्ट हुई हैं। राइट। अच्छा मिर्जा साहब, एक और बड़ी बात है वो ये कि जो नॉन रिकवरीज़ हैं पाकिस्तान के, जो कुछ इदारे हैं वो बहुत ज़्यादा खसारे में हैं। ये बड़ा बोझ है, मईशत को आगे बढ़ने से रोकते हैं। ओवरऑल जो इकॉनमी है इसकी ग्रोथ में बड़ी रुकावट भी हैं। तो एक अपनी सी कोशिश हुकूमत ने की थी, बहुत ज़्यादा जोर भी लगाया, हमने देखा कुछ इदारों को प्राइवेटाइज़ करने के लिए 2024 में, लेकिन वो मुमकिन ना हो सका, उस पर खातिर खा कोई कामयाबी मिल नहीं सकी है। इसके लिए कितना इम्पोर्टेंस होगा जो इदारे खसारे में हैं उनको प्राइवेटाइज़ करने के हवाले से, क्योंकि वो जितना जल्द प्राइवेटाइज़ होंगे मईशत उतनी तेज़ी से आगे जाएगी। देखिए, इसमें एक चीज़ बड़ी अच्छी ये हुई है कि आपने जो सवाल किया था आपका कि ये इदारे जो लॉस में SOEs इसको कहते हैं, स्टेट ओन एंटरप्राइजेज जो लॉस मेकिंग है, जिसमें डिस्कोज हैं ज़्यादातर, लेस्को, फेस्को, पेस्को, हैस्को, ये तमाम जो बिजली की तरसील करने वाले इदारे हैं, इन्होंने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब हमने काबीना में भी और कौमी असम्बली में भी बिल पास हुआ है कि इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तब्दील करने का इख्तियार काबीना को दे दिया गया है। लिहाजा तमाम जगह ये बदल रहे हैं, प्रोफेशनल CEOs लाए जा रहे हैं और वो इदारों को उसमें TND लॉसेस को, तरसील के नुकसानात को कम करेंगे जो 18% तक पहुंच चुके हैं। ये 6-7% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो एक तो ये अच्छी बात है। दूसरे, प्राइवेटाइजेशन जैसे PIA है, रेलवे है, जैसे स्टील मिल है, उसको भी निजकारी कर रहे हैं। PIA पहले नंबर पे है और इस बार मैंने उनसे कहा था भूंडेपने से PIA की निजकारी ना करें जैसे पहले करी थी। इस बार आप वो एतराज़ात जो 5 बायर को थे जो भाग गए, उनको आप एड्रेस करें
आपने नेगेटिव इक्विटी में 45 अरब रुपए दिखा के और आप बेच रहे हैं, वो 45 अरब रुपए कौन पे करेगा? तो ये सब चीजें हैं, उन्होंने वादा करा है। और फाइनेंशियल एडवाइजर जो है PIA के, जिसको 6 अरब डॉलर यानी 2 अरब रुपए से ज्यादा दिए गए हैं, उसको मैंने जिम्मेदार ठहराया है कि वो रोड शोज करे गल्फ में, अमेरिका में, यूरोप में, और PIA की स्ट्रेंथ बताए, जो रूट्स है वो बताए। और वजीर आजम साहब को चाहिए कि वो, और आर्मी चीफ साहब को, जो हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, कि गल्फ ममालिक में बात करें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेस पे, कि अगर वो इसमें इंटरेस्टेड हो कोई जॉइंट वेंचर करने में जी, तो आपको और बहुत सोल्यूशन दे के आगे इसको लेके जाना पड़ेगा, जब जाके PIA की निष्कारी हो सकेगी। बिल्कुल ठीक है। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, मेंबर फाइनेंस कमेटी सेनेट, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में अब बात करेंगे IT सेक्टर के हवाले से। उड़ान पाकिस्तान जो मंसूबा है, इसमें बहुत ज़्यादा बात की गई है, इसके एक्सपोर्ट को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। IT ग्रेजुएट्स की तादाद बढ़ाने की बात की गई है। जो डिजिटल शोबा है IT को लेकर, ये बहुत ज़्यादा मईशत की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें किस हद तक काम करने की ज़रूरत है और एक्सपोर्ट किस तरीके से IT की बढ़ाई जाएगी, ब्रेक के बाद बात करेंगे। और हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर सुहेल मुनीर साहब, IT एक्सपर्ट होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में अब बात करेंगे IT सेक्टर के हवाले से। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम में IT सेक्टर पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है और IT की जो बरामदात हैं, इसको किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, IT ग्रेजुएट्स की तादाद में इजाफा किस तरह मुमकिन होगा, इसके अलावा ओवरऑल जो बरामदात हैं वो किस तरह बढ़ेंगी। ये जो टारगेट है ख़ास तौर पर जो टेक्सटाइल सेक्टर है, इसके लिए बरामदात को कैसे बढ़ाया जा सकता है, मज़ीद आसानियाँ कैसे पैदा की जा सकती हैं, कारोबारी हजरात इसको किस तरीके से देखते हैं, इस पर प्रोग्राम में बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है IT एक्सपर्ट डॉक्टर सुहेल मुनीर साहब ने। आप ये बताइए, जो इस वक्त IT का शोबा जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल है इस उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के हवाले से भी। सबसे पहले तो जो ग्रेजुएट्स की IT ग्रेजुएट्स की तादाद में बढ़ाने की हुकूमत ने बात की है, इस पर आ जाते हैं कि किस तरीके से ये मुमकिन होगा, क्योंकि हमारे पड़ोसी ममालिक तो बहुत काफ़ी लंबे टाइम से इस पर काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा IT ग्रेजुएट सारी दुनिया देख रही है किस तरह प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्योंकि ये सब कुछ सामने आएगा तो फिर ही हम IT इंडस्ट्री में तरक्की कर सकेंगे ना। बिल्कुल सर मैं देखें, खाली IT की बात ना करें, हम इसको कह सकते हैं नॉलेज इकोनॉमी एक्सपोर्ट्स, राइट जी। आपका एक डॉक्टर पाकिस्तान में बैठा हुआ ई-कॉमर्स वेब टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसी और मुल्क में अपनी मेडिकल सर्विसेज दे रहा है, कंसल्टेशन दे रहा है, राइट। ये नॉलेज इकोनॉमी एक्सपोर्ट्स आप इन्हें कह सकते हैं, जिसमें IT मीनिंग सॉफ्टवेयर इज वन ऑफ द एरिया। ओवरऑल हमारी जैसी इकोनॉमी के लिए नॉलेज इकोनॉमी एक्सपोर्ट्स आर अ वेरी सिग्निफिकेंट काइंड ऑफ फोकस एरिया, जिस पे हमें फोकस करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एंड दैट हैपन्स बिकॉज कि आज के डिजिटल वर्ल्ड में, डिजिटल एरा में, ये आपके लिए बड़ा कन्वीनियंट हो गया है कि आपका सर्विस प्रोवाइडर पाकिस्तान में बैठ के वो नॉलेज एक्सपोर्ट सर्विसेज बाकी दुनिया को प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, हमारे पास मैन पावर, एक एजुकेटेड मैन पावर ज़रूर मौजूद है, मगर जिस चीज़ का फुकदान था वो था एक फोकस तरीके से इसको ग्रो करना, आपकी एकेडेमिया और इंडस्ट्री के साथ उनको साथ लेके एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के तहत इन लोगों को डेवलप करना। हमारे पास, अगर मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर की बात करता हूँ, तो फोकस रहा है पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ का कि जो कुछ स्किल्स हैं प्रोग्रामिंग के, उसके ऊपर फोकस रहा कि जी वहाँ पे आप लोगों को ट्रेन करें ताकि वो ग्रेजुएट करके फौरी तौर पे जॉब्स में आ सकें। बट हो ये रहा है कि एट द सेम टाइम द ओवरऑल इंडस्ट्री इज डिसरप्टिंग अ लॉट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद बहुत सारी वो जो लो एंड जॉब्स थी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, IT में, वो ख़त्म होती जा रही हैं, उनकी नीड ख़त्म होती जा रही है। तो जब तक हम खुद अपनी कैपेबिलिटीज इंप्रूव नहीं करेंगे,
अगले चंद सालों में जो करंट रेवेन्यू भी आपका है, आपकी एक सिग्निफिकेंट सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, आपको आपकी ओवरऑल एक्सपोर्ट का एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इस वक्त है 3 से 4 अरब के बीच में, वो पैसा है जो पाकिस्तान डायरेक्टली आ रहा है। और अगर हम ये देखते हैं कि ये टोटल सेल ग्लोबली कितनी हो रही है पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट सर्विसेज की, तो इससे बहुत ज्यादा है, शायद ये इसका डबल भी हो। जो पैसा एक्चुअली पाकिस्तान में स्टेट बैंक के थ्रू आ रहा है वो आपको रिपोर्टेड है 3 से 4 अरब डॉलर के बीच में। मगर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, आपके इस लोअर एंड स्किल की डिमांड कम होती जाएगी, तो इसको ये कम होगा बढ़ने कैसे के बेहतर कर सकते हैं? अनलेस एंड अनटिल डॉक्टर साहब इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जो ये सेक्टर है ओवरऑल बड़ा इंहिसार है पाकिस्तानी मईशत का आईटी सेक्टर पर, इसको बेहतर किस तरह किया जा सकता है? आपने बताया कि राहें बंद हो रही हैं, तो कुछ राहें खुल भी तो रही हैं। ना सिर्फ ये कि इसका इन्हिसार आज है, ये इन्हिसार बढ़ता रहेगा और बढ़ना भी चाहिए। आपका फ्यूचर इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? क्योंकि आपका फ्यूचर इसके ऊपर डिपेंड करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक स्ट्रेटजी के तहत आपकी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और आपकी इंडस्ट्री अलाइंड हो, ताकि ट्रेनिंग जो ग्रेजुएट आ रहा है उसके पास वो बेसिक स्किल सेट्स मौजूद हों। आज हम ये देख रहे हैं कि वो स्किल्स हम सिर्फ और सिर्फ लोअर एंड को केटर कर रहे थे, और लोअर एंड की जॉब्स ना सिर्फ ये कि उसका रेवेन्यू कम है, यानी कि जो एक लोअर स्किल्ड है, ज़ाहिर बात है वो कम कमाता है, और दूसरी बात ये कि वो नीड भी कम होती जा रही है। मगर अगर हमारी एकेडेमिया जो है, वो इस यूनिवर्सिटीज जो हैं वो एक्चुअली इवॉल्व करें अपने प्रोग्राम्स को, तो बेटर प्रोडक्ट कुड कम आउट, और डेफिनेटली हम फिर एक सिग्निफिकेंट पोर्शन इसका ले सकते हैं। देखिए, अंडरस्टैंड इस बात को भी करें कि डिजिटल इकॉनमी के ऊपर पाकिस्तान जैसे मुल्क का इन्हिसार जरूर है जी, बट बाकी भी दुनिया के 193 ममालिक है जिनको भी ये बात पता है, और वो भी आपसे compete कर रहे हैं, राइट? तो जब वो भी आपसे compete कर रहे हैं और वो ग्रो कर रहे हैं, तो you have to be competing with them. आप बेहतर तज्जिया भी कर सकेंगे। ये सेक्टर अब इस वक्त भी पाकिस्तान में सर्वाइव कर रहा है, सर्वाइवल पीरियड से गुजर रहा है, इसकी एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाई जा सकेंगे? इतना बड़ा टारगेट भी सेट कर लिया गया है। सर देखें, एक कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट इसके लिए बिल्कुल चाहिए। 3-4 में एक बात पे तो डेफिनेटली हम हुकूमत को बहुत क्रिटिसाइज हर बात पे करते हैं, बट पिछली चंद हुकूमतों में मैंने देखा कि देयर वाज अ लॉट ऑफ फोकस ऑन कि पाकिस्तान की ब्रांड को एज को बढ़ाया जाए। तो टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान के नाम से एक ब्रांड पिछले चंद सालों से क्रिएट की गई, और दुनिया भर की जो नुमाइशें हैं, यूएई में जाइटेक्स है, सऊदी अरब में लीप है, यूएस में, यूरोप में, टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान के नाम से टीडैप वगैरह ने अपने बूथ्स क्रिएट किए, पाकिस्तानी कंपनीज को लेके गए और बड़ी प्रोमिनेंट जगहों पे उन्हें डिस्प्ले किया गया, जिसका बड़ा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हुआ। हम अगर देखते हैं कि एयर ऑन एयर पिछले आप 4-5 सालों में देख लें तो आपकी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट एयर ऑन एयर सिग्निफिकेंटली बढ़ी है, ठीक है? तो ये डेफिनेटली इसका फल है जो ये इन्होंने एफर्ट्स की कि पाकिस्तान को एज अ नॉलेज इकॉनमी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन मुतारिफ कराना और उसे एस्टेब्लिश करना, ये बहुत एफर्ट पिछले चंद सालों की रही है। जरूरत ये थी कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाई जाए, और जैसे मैं देख रहा हूँ, मैंने भी आपकी तरह पढ़ा है कि उड़ान पाकिस्तान के अंदर दे हैव डिस्कस्ड एक्सपोर्ट्स एंड ई गवर्नमेंट्स या जिसे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की बात कर रहे हैं, 5 E's का ये इनका फोकस 5 E's में 2 E's, एक एक्सपोर्ट है, दूसरा शायद ई कॉमर्स है या ऐसी कुछ है। तो डेफिनेटली ये 2 एरियाज आर अ फोकस जिसके ऊपर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी चाहिए, और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी का एक एलिमेंट ये भी है कि जो आपकी प्रोडक्ट है, यानी कि आपकी जो इनपुट है, जो रिसोर्सेज हैं, जो आपके बच्चे हैं जिन्होंने ये सर्विसेज देनी है, उनकी ट्रेनिंग्स। तो दैट मीन्स कि एंगेजमेंट विद द यूनिवर्सिटीज, एंगेजमेंट विद द एकेडेमिया टू एग्री ऑन अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक लॉन्ग टर्म गोल है, ये चीजें ऐसी नहीं है कि शॉर्ट साइटेडनेस में नहीं हो सकती, 1-2 सालों का में की प्लानिंग नहीं होनी चाहिए। द प्लानिंग इज टू बी लॉन्ग टर्म, जो कि एक अच्छी चीज है। कम से कम इस जो मैंने पढ़ा है अब तक इस डॉक्यूमेंट में, उसमें यही है कि दे आर लुकिंग एट अ लॉन्ग टर्म प्लान। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर सुहेल मुनीर साहब, आईटी एक्सपर्ट, हमारे साथ प्रोग्राम का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। कुरम में अमन मुआहदे के हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे। इसको बहुत बड़ा धचका लगा है। आज टल से पारा चनार के दरमियान में सर्विस शुरू होनी थी, काफ़िलों को रवाना करना था, सड़कों को खोलना था, लेकिन पहले ही काफ़िले को रोक लिया गया। सरकारी गाड़ी पर हमला हुआ। डीसी लोअर कुरम उसमें ज़ख्मी हुए हैं। अब तक की इत्तलात के मुताबिक उनकी हालत ख़तरे से बाहर है, वो बेहतर है, रिकवर कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा धचका ज़रूर लग गया इस अमन मुआहदों को लेकर, और इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर भी की जा रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाकामी है कुरम मुआहदे को धचका लगना। और जो पंजाब की वज़ीर इत्तलात हैं आज़मा बुखारी साहिबा, उन्होंने भी इस मामले पर खूब आड़े हाथों लिया है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को। और इस मामले पर MWM के जो रहनुमा हैं राजा नासिर साहब, उन्होंने भी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि एक हफ्ते में ये मामला हल होने वाला था, लेकिन अब तक हल नहीं हुआ। मुआहदा होने के बाद में ये जो बड़ी रुकावट सामने आई है, ये कितना बड़ा धचका है? क्या कोई अब बैठक दोबारा लगेगी इस जिस तरीके से हमने देखा था जो जिरगा हुआ था उसको लेकर? और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत क्या वाकई खैबर पख्तूनख्वा में कुरम में अमन कायम करने में नाकाम हो गई है? इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर वक़ार हसन साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त प्रोग्राम में हमें देने के लिए। आपको क्या लगता है जो आज जिस तरीके से काफ़िलों को रवाना होना था, वहाँ से सड़कों को खोलना था, पहला ही काफ़िले को रोक लिया गया, कितना बड़ा धचका है ये कुरम अमन मुआहदे के हवाले से? आई थिंक सबसे पहले तो आई थिंक चीफ मिनिस्टर आते हैं, बिकॉज चीफ मिनिस्टर कैप्टन होता है अपने शिप का, और चीफ एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं, सारी प्रिविलेजेस भी एंजॉय करते हैं। ये नहीं है कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। अगर आप थोड़ा पीछे चले जाए, जब 24 नवंबर को इस्लामाबाद पे चढ़ाई की तो ऑलरेडी पाड़ा चनार में हालात बहुत ख़राब थे, और जो शातें वगैरह हुई उस पर अगर आप देखें तो बिल्कुल उसको नज़रअंदाज करके लोग इधर आ गए थे। हालांकि चीफ मिनिस्टर मेरे ख्याल में तो उधर जाके उसको खुद धरना देना चाहिए था और फैक्शन के दरमियान लड़ाई को रुकवाते। और दो ये फैक्शनल लड़ाई जो है ये सेक्टेरियन नहीं है। इसमें आपको पता है कि मेरी ज़मीन का जो है झगड़ा बड़ा पुराना, और उसमें दो ट्राइब्स का है, लेकिन अल्टीमेटली उसको सेक्टेरियन रंग भी दिया जाता है। लेकिन आई थिंक बड़े अरसे के बाद, और अगर आप देखें इसमें इतनी ज़्यादा मुश्किलात थी, सारे रास्ते बंद थे और अफगानिस्तान से भी इंटरफेरेंस हो रही थी, तो ये बेसिकली तो एक नेशनल सिक्योरिटी इशू भी बन चुका था। और अगर सारी पार्टियां जो है इस पर मुतफिक हुई, इसमें आई थिंक जो गारंटर्स थे उनका बड़ा ज़रूरी है नाम लेना, बिकॉज जिम्मेदारी उनकी बनती है। इसमें MP है मलक रियाज, मलक गनी है, फिर डॉक्टर कादिर है, हाजी करीम है, सैफुल्लाह और हाजी शरीफ है। अभी ये लोग हैं जो दोनों तरफ से गारंटर्स थे। उसमें आई थिंक हाईएस्ट लेवल पे एफर्ट भी की गई, चीफ मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया, और कुरम के लोग डिजर्व भी करते हैं ये चीज़ें जो है ये स्मूथली हैंडल हो। लेकिन इसको आई थिंक सबोटाज करना जो है मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी नाकामी है KP गवर्नमेंट की, और ये बिल्कुल वही नॉन सीरियस एटीट्यूड है और जिसका पहले भी हम जिक्र करते रहे कि KP में ऑलरेडी अगर सिक्योरिटी के हालात देखें तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, TTP के अटैक्स हो रहे हैं, और उस दौरान अगर ये मुआहदा जो है जिसमें तमाम पार्टीज प्लस आई थिंक नेशनल और प्रोविंशियल लेवल पे बड़ी एफर्ट हुई, और फिर जो जख्मी उसमें देखिए डिप्टी कमिश्नर है जो आई थिंक बड़ी जिम्मेदारी के साथ जावेदुल्लाह महसूस साहब, फ्रंटियर कोर के 2 लड़के हैं और बाकी जो है पुलिस के एहलकार है। तो मेरे ख्याल में नाकामी है, और उसको आई थिंक दोबारा रीसेटल करने में थोड़ा टाइम लगेगा। आपने कहा दोबारा रीसेटल करने में टाइम लगेगा, कोई दोबारा बैठक की भी जरूरत है जिरगे की, आप समझते हैं? ये एक तो जो प्रोसेस हुआ था, और आई थिंक जो गारंटर्स हैं उनको मेरे ख्याल सामने लाना चाहिए कटहरे में, बिकॉज स्पेशली जो आई थिंक हमारे ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ पे जब जिरगा बैठता है या गारंटी दी जाती है तो फिर उसको ऑनर किया जाता है, चाहे बलुचिस्तान हो, KP हो। यानी कि एक ह्यूमैनिटेरियन इशू बन चुका था और इसमें इंसानी जानों का ज़िया हुआ, और उसके बाद आवाम को बड़ी मुश्किलात थी, चाहे वो अद्वियात है, खुराक है, तहसील के रास्ते बंद है। तो मेनली तो आई वुड से कि ये कोर इशू है KP गवर्नमेंट का, जिसको हर KP गवर्नमेंट का नहीं, पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला। अभी हमने गुज़िश्ता दिनों देखा जो कुरम में प्रॉब्लम हुआ था, उसके बाद में पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची को ब्लॉक कर दिया गया, यहाँ पर बड़े मसले मसाइल सामने आए। तो मामला सिर्फ कुरम की हद तक महदूद नहीं है। जी बिल्कुल, मैं तो जब ह्यूमैनिटेरियन आप कहते हैं तो साफ ज़ाहिर है उसमें नेशनल लेवल पे ये इशू है। लेकिन देखा जाए तो देखें जो स्पेशली 18th अमेंडमेंट के बाद नारे तो सारे मारते हैं जी, खुद मुख्तारी एंड ऑल दैट, फिर डिलीवर करे ना। गवर्नेंस जो है आई थिंक इट कम्स डाउन टू चीफ मिनिस्टर। अगर सिंध में कुछ होता है तो चीफ मिनिस्टर जिम्मेदार है, अगर
लेट्स से पंजाब में होता है तो चीफ मिनिस्टर पंजाब जिम्मेदार, यस फेडरल गवर्नमेंट आती है मदद को जब चीजें हाथ से निकल जाए, और दैट्स वाई इसको हाईएस्ट लेवल पे डील किया गया। तो मेरे ख्याल में ये आई थिंक नाकामी है गवर्नमेंट की, स्पेशली प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, डिस्पाइट कि उनकी ब्यूरोक्रेसी जो है वो आगे है, उसके साथ फ्रंटियर कोर उनको सिक्योरिटी भी दे रही थी, और इस दौरान अगर इरशाद प्रसाद ने ना सिर्फ 30-40 लोगों ने अटैक किए, कोई छोटा ग्रुप ही नहीं था, तो मेरे ख्याल में इस पे बहुत सीरियस एफर्ट की जरूरत है। बाकी सारे काम छोड़ के दे शुड आई थिंक सॉर्ट दिस आउट। बिल्कुल। अच्छा, इसमें बैरूनी हाथ भी मुलविस हो सकता है ब्रिगेडियर साहब, इसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान के अमन को मुतासर करने में हमने देखा भारत और अब तो अफगानिस्तान से भी दरानंदाजी खुलेआम की जा रही है। इसको भी किसी तरह नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि ये एक मामला पाकिस्तान के एक शहर में हुआ है, उसको मज़ीद हवा देने के लिए, ख़त्म ना होने देने के लिए बैरूनी हाथ यकीनी तौर पर मुलविस हो सकता है। जी डेफिनेटली, स्पेशली अगर पाकिस्तान और इस इलाके की ज्योग्राफी देखें तो इसमें ज्योग्राफिकल सिचुएशन ऐसी है कि अफगानिस्तान से दरअंदाजी ज़्यादा ईजियर है। एक्चुअली अगर देखें तो उस साइड से जो लास्ट टाइम भी जब ब्लॉकेज हुए थे तब टाइम अफगानिस्तान के थ्रू होकर लोग आते थे, तो इसका मतलब वहाँ पे एक लीवरेज अवेलेबल है। और ऑलरेडी अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान में टेंशन है स्पेशली तालिबान गवर्नमेंट के साथ, तो डेफिनेटली चाहे वेस्टर्न एजेंसीज हो, भारत हो, या तालिबान के अपने आई वुड से जो शार्पसन लोग हैं, टीटीपी वाले, वो इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ऐसे क्या आप भी इस बात से मुत्तफिक हैं? हो सकता है दोनों तरफ के, दोनों फरीकैन में से कोई ना हो जिन्होंने फायरिंग की हो, आप ये कोई तीसरा फरीक हो, कोई बैरूनी हाथ को मुलविस हो, उन्होंने इस्तेमाल किया नए लोगों को? जी है, लेकिन देखिए ट्राइबल जो इलाके, और तो अभी हम उनको फाटा तो नहीं कहते, ये पहले भी सेक्टर डिस्ट्रिक्ट्स में ही आते थे कि, लेकिन अल्टीमेटली ट्राइबल कल्चर है वहाँ पे, फिर जो गारंटी है लोगों की, तो ऐसा नहीं है कि लोग जो है शायद कोई फिजा से पैराशूट करके आ गए या कोई फरिश्ते नाजिल हो गए, बेसिकली इंसान ही है। और इन इलाकों में आपको पता है कि जो आइडेंटिफिकेशन है ग्रुप्स की वो बड़ी क्लियर होती है, ट्राइब जो है एक दूसरे को जानते हैं, एक एक गाँव में बड़ा क्लियर होता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो मेरे ख्याल में जो 5-6 नाम मैंने लिए, दे शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। इसमें अंदरूनी शरारत भी हो सकती है और बैरूनी हाथ भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ मौजूद थे ब्रिगेडियर वक़ार हसन साहब, प्रोग्राम में औरत का इजहार कर रहे थे। उन्होंने बताया कि अंदरूनी तौर पर भी इसमें मुआहदे को सबूताज करने के नासिर हो सकते हैं, बैरूनी हाथ भी इसमें मुलविस हो सकता है। प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे इस दुआ के साथ कि कुरम समेत पूरे पाकिस्तान में अमन व अमान कायम हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।